यूपीटीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इतिहास लेवल 2 के लिए आज ये हमारी क्लास है। इसमें आज हम प्राचीन भारत के प्रारंभिक राज्य जिसे महाजनपद काल कहा जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इंट्रोडक्शन को हम समझ लेते हैं। तो जिस क्लास के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस का जो समय है यानी जो हमारा महाजनपद काल है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक चला है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसमें जो परिवर्तन हुए हैं, लोहे के व्यापक उपयोग से कृषि और अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। तो प्राचीन काल से हमारे महाजनपद काल में क्या परिवर्तन आया है, आपने देखा प्राचीन काल में जो इसके पहले हमने क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था कि पाषाण काल के बारे में, कि पाषाण काल में जो है पत्थरों के हथियार होते थे और पत्थरों के बर्तन होते थे। उसके बाद फिर हमने जाना कि जो है तांबा का खोज हो गई और तांबे के बर्तन और औजार होने लगे। इसके बाद जो हमारा महाजनपद काल है इसमें लोहे के व्यापक उपयोग से कृषि और अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। फिर प्रमुख बिंदु जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रमुख बिंदु जो इस महाजनपद काल का है वो है कबीलाई ढांचे जिन्हें जन कहा जाता था का क्षेत्रीय राज्य यानी कि महाजनपद और जनपद में परिवर्तन हो गया। कबीलाई ढांचे जन का क्षेत्रीय राज्यों, जनपद और महाजनपद में परिवर्तन हो गया। जानकारी के स्रोत, कैसे हमें इन महाजनपद काल में जो भी जानकारी मिली है उसके स्रोत क्या हैं, तो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ में भी अंग्योत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र दिए गए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत क्या हैं। साहित्यिक स्रोत हैं अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखी है और पुराण हैं जिनसे हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और इस में जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो हैं उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, और आहत सिक्के हैं जो इसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं इस काल के बारे में, वो आहत सिक्के भी हैं। पंचमार्क्ड कॉइन्स जो हैं इसके बाद अब हम 16 महाजनपद जान लेते हैं। वो कौन से 16 महाजनपद हैं, हम लोग इसके पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें भी हमने 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी ली थी। इसमें हम फिर से 16 महाजनपद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उन प्रमुख राज्यों की सूची देखते हैं। वो है मगध, कौशल, वत्स, अवंती, अंग, काशी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, चेदी, सूरसेन, असमक, गांधार, कंबोज, मल्ल और वज्जी। ये 16 महाजनपद हैं। इनमें से असमक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी तट में स्थित था। अब हम जानते हैं कि इन 16 महाजनपदों की शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो कुछ राज्यों में यहाँ पे मोनार्की था यानी कि राजतंत्र था, कुछ राज्यों में यहाँ पे गणतंत्र और गणसंघ भी पाए गए हैं। तो देखते हैं हम कि मोनार्की मतलब सबसे पहले तो आप जानें कि होता क्या है। मोनार्की में राजा का पूर्ण नियंत्रण होता है, राजा द्वारा ही शासन चलाया जाता है, राजा द्वारा ही एकमात्र, मतलब इसमें किसी की ना जनता की कोई सुनवाई होती है, मतलब न जनता से पूछ करके राजा जनता से समझ करके एडवाइस लेकर के अपने मंत्रियों से लेकर के कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि अपना खुद ही जो है जो उसने कह दिया वही आदेश हो गया, वही नियम हो गया, वो राजतंत्र में होता है। ठीक है। और गणतंत्र में जो है हम लोग जानते ही हैं गणतंत्र तो क्या है, जिसमें जनता और जो है उनके मंत्रियों से और सबसे जो है एडवाइज़रों से सलाह लेकर के कोई काम होता है, वो रिपब्लिक होता है। मतलब जो गणतंत्र जो है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित में जो शासन होता है वो रिपब्लिक होता है, गणतंत्र होता है।
हैं, डेमोक्रेसी जिसको आप कहते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। और मोनार्की जो है वो राजतंत्र होता है जिसमें एकमात्र राजा का एक छत्र बिल्कुल अधिकार रहता है, राजा का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो राजतंत्र जो है किन राज्यों में था, राजा का पूर्ण नियंत्रण को राजतंत्र कहा जाता है। तो मगध, कौशल और वत्स इन राज्यों में राजतंत्र था। और गणतंत्र किन में था, तो राजा यानी कि गण और परिषद द्वारा, जैसे कि वज्जी और मल्ल इन राज्यों में था। ठीक है, तो जो हम एक बार और राजतंत्र को समझते हैं, राजतंत्र राजा का पूर्ण नियंत्रण, और गणतंत्र मतलब है शासन गण या परिषद द्वारा जिसमें होता है। तो ये मोनार्की किस में था, राजतंत्र किस में था, मगध, कौशल और वत्स इन शहरों में, इन जो है महाजनपदों में राजतंत्र था। और वज्जी और मल्ल में जो है वो गणतंत्र था। ठीक है, यहाँ पे और स्पेशल विशेष बात जो लिखी हुई है कि वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्रों में से एक माना गया है। अब हम मगध का उत्कर्ष देखें, जो सबसे इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ वो हम समझ लेते हैं, क्या कारण इसके रहे हैं। तो भौगोलिक स्थिति गंगा, जो मगध जो था उसके शक्तिशाली होने का कारण क्या है, मगध से जो हमारा इतना शक्तिशाली जो है महाजनपद हुआ है, तो क्यों वो इतना शक्तिशाली था, उसकी कुछ भौगोलिक स्थिति जो है उसमें गंगा और सोन नदियों के घिरा ये क्षेत्र था। ठीक है, दोआब वाला क्षेत्र था, यहाँ पे गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र था, जिस वजह से जो है ये शक्तिशाली था, ये कारण है इसका। और इसमें संसाधन, छोटा नागपुर जैसे लोहे की प्रचुरता, जहाँ पे जो है लोहे की, आप जानते ही हैं लोहे की प्रचुरता जहाँ पे है, छोटा नागपुर। और हथियार के लिए, हथियार निर्माण के लिए यहाँ से आसानी से यहाँ पे लोहा मिल जाता था। और भी कई हथियार हैं जो विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े सारे हथियार थे, उनके लिए लोहे की प्रचुरता यहाँ पे पाई जाती थी। सैन्य शक्ति इनके पास सैन्य शक्ति भी अच्छी खासी थी। सैन्य शक्ति यानी जो इनके पास सेना थी वो अच्छी खासी बड़ी सेना थी इनके पास। युद्ध में ये हाथियों का पहली बार बड़े पैमाने पर उपयोग इन्हीं के पास, मगध के पास हुआ है। इन्हें आसानी से हाथी भी मिल जाते थे, इनकी सेना में भारी जो है हाथी भी थे, जिस वजह से जो है ये शक्तिशाली कहा जाता था। जब सेना में जो है हाथी दिखाई देते हैं तो सामने वाली सेना जो है वैसे ही सोच लेती है कि जब मतलब हाथी जैसा ज़बरदस्त जानवर सेना में हो तो सेना वैसे ही भारी भरकम लगती है। अब इसके बाद राजधानियाँ, राजगृह पहाड़ियों से सुरक्षित और बाद में पाटलिपुत्र। इसकी जो राजधानी थी, पहले राजधानी राजगृह थी, पहाड़ियों से सुरक्षित थी, और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी हो गई है। इसके बाद हम देखें कि मगध के प्रमुख राजवंश कौन से रहे हैं, कौन कौन से वंश ने मगध पे शासन किया है। हर्यक वंश में जो है बिंबिसार ने शासन किया, उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने शासन किया है। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना जो है शिशुनाग ने की थी, और कालाशोक जो है उसने भी शिशुनाग वंश का जो है यहाँ पे अस्तित्व में रखा। इसके बाद फिर नंद वंश में महापद्मनंद, जिसको एकराट भी कहा जाता है, और घनानंद का यहाँ पे शासन रहा। और घनानंद के बाद जो है आप जानते हैं घनानंद का अंत किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अर्थव्यवस्था कैसी थी और समाज कैसा था, देखते हैं। कृषि, तो लोहे के हलों का प्रयोग से पैदावार में वृद्धि जो है यहाँ पे 16 महाजनपदों के समय पे जो है लोहा प्रचुर मात्रा में आपने देखा ही है कि पाया जा रहा था। अभी हमने पढ़ा है मगध पे, ऐसे ही मतलब यहाँ पे लोहे का प्रयोग होने लगा था। सो लोहे से यहाँ पे हलों का प्रयोग शुरू हो गया। लोहे के हलों का जो है प्रयोग शुरू हुआ, उससे फसलों के पैदावार में वृद्धि होने लगी। व्यापार, सिक्कों का चलन शुरू हो गया। आहत सिक्के समय पे चलते थे। और श्रेणी प्रणाली हम समझ लेते हैं। श्रेणी व्यापारियों को, शिल्पकारों को कहा जाता था। सो व्यापारियों और शिल्पकारों के अपने संगठन जो इसमें थे, जो गिल्ड्स जिन्हें कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। ये व्यापारी इनके संघ होते थे जो व्यापार करते थे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि धर्म जो है
इसी काल में बौद्ध धर्म और महावीर के नेतृत्व में नए धार्मिक विचार उभरे। महत्वपूर्ण महाजनपद के बारे में हम समझ लेते हैं। वज्जी जो 8 कुलों का संघ था और राजधानी इसकी वैशाली थी, वज्जी की। अब हम समझते हैं गांधार के बारे में। गांधार जो उस समय पे शिक्षा का केंद्र था, तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार में ही था। इसके बाद हम जानते हैं अवंती लोहे के अयस्क और चंडप्रद्योत जैसे शक्तिशाली राजा के लिए यह प्रसिद्ध था। चंडप्रद्योत राजा यहीं पे थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं काशी, सूती वस्त्रों और शिक्षा के लिए विख्यात था उस समय पे काशी। ठीक है। निष्कर्ष, कंक्लूजन अब हम समझ लेते हैं। प्रारंभिक राज्यों ने भारत के केंद्रीकृत सत्ता और प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। ये जो हमने 16 महाजनपद पढ़े हैं, 16 महाजनपद जो है भारत की केंद्रीकृत सत्ता और प्रशासनिक ढांचे की नींव इन्होंने ही रखी और आगे जो है भारत को आगे बढ़ाया। भारत डेवलप धीमे धीमे होते गए। फिर तो इन्हीं संघर्षों और विकास के परिणाम स्वरूप आगे चलकर मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य का उदय हुआ। आपने इसके अभी हमने पढ़ा है कि मगध पे जो है आपने लास्ट में देखा कि धनानंद का, यानी कि जिसको घनानंद भी कहा जाता है, घनानंद का शासन था और घनानंद का अंत किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी और मौर्य साम्राज्य जो है आपने जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना करी थी और मौर्य साम्राज्य से विशाल साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।